हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनवीएस पीजीटी फिजिक्स 2019। और देखो 40 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी शुरू के 4 पार्ट में सॉल्व कर लिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 41 से 50। क्वेश्चन 41, परमानेंट डायपोल मोमेंट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम। देखो मैं परमानेंट डायपोल मोमेंट मतलब जिसका डायपोल मोमेंट हमेशा फिक्स रहेगा, तो उसमें कुछ नॉन जीरो वैल्यू जरूर रहेगी। तो उसमें न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम भी होता है और इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तीनों ही रहेंगे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42। ईच डायोड इन अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज बाइस्ड एंड कंडक्ट फॉर इनपुट साइकिल। तो देखो ये कह रहा है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं और दोनों डायोड को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि रेस्पेक्टिव जो भी आप साइकिल यहाँ पर भेज रहे हो, मान लीजिए इनपुट साइकिल आप अगर भेज रहे हो, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल है तो एक डायोड काम करती है, मान लो ये D1 है और ये D2 है, तो उसकी वजह से कंडक्शन होता है। और अगर नेगेटिव साइकिल है तो जो दूसरी होगी उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, लेकिन रहेंगी दोनों फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि रिवर्स बायस में तो डायोड काम ही नहीं करती, मतलब वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों की दोनों डायोड कैसे रहेंगी, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है। दूसरा, अब ये कंडक्ट कब करती है। देखो मैंने आपको बताया जब पॉजिटिव साइकिल है तब भी ये कंडक्ट करेगा और जब नेगेटिव साइकिल होगी तब भी ये कंडक्ट करेगी, यानी कि पूरे 180 डिग्री के लिए इसमें कंडक्शन होता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा फॉरवर्ड एंड 180 डिग्री। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, सेंटर टैप के लिए जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपको आउटपुट पर सप्लाई मिलेगी वो 2 टाइम्स होगी इनपुट फ्रीक्वेंसी के। लेकिन अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखना। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर में 2 टाइम्स होगी, हाफ वेव की इक्वल होती है आउटपुट और इनपुट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम दी कोऑर्डिनेट विद वेलोसिटी u। मतलब हम किसी मास m को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसका जो एंगल है प्रोजेक्शन का वो थीटा है। एट पॉइंट अल्फा बीटा ऑन द प्लेन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप हो, अल्फा बीटा पॉइंट पर, कोऑर्डिनेट ये है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी बॉल की। तो देखो यहाँ पर जो बॉल है वो अंडर ग्रेविटी मूव करती है, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगती है वर्टिकल डायरेक्शन में। और क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है नेचर में, तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। कब? जब फोर्स कंजर्वेटिव हो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यानी आप किसी भी पॉइंट पर देखो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो वो चेंज नहीं होगी। अब अगर मान लीजिए पार्टिकल की इनिशियल स्पीड u है तो उसकी इनिशियली वो यहाँ पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी इनिशियली जब उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, उसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी, हाफ mu² के बराबर। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाता है तो काइनेटिक एनर्जी तो कम होती जाती है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। लेकिन ये सब इस तरह से होता है कि हर एक पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहे, और वो सेम किसकी रहेगी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी, हाफ mu² के बराबर। हाँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन होता जाएगा अलग अलग पॉइंट पर, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। इसलिए हमारा सही फॉर्मूला मतलब सही आंसर क्या होगा, हाफ mu²। नेक्स्ट है द क्वांटिटी BHI इज रिलेटेड है। देखो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ, B इक्वल टू होता है μ0 H प्लस I के। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्टली ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, चार्ज Q इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड B, और ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R ऑफ द पार्टिकल। वर्क डन पूछा है। वैसे वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है यहाँ पर, डेल्टा R। एक्चुअली अगर आप इस फोर्स की बात करें तो ये जो फोर्स होगी ये परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के और परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब जो भी पार्टिकल पर फोर्स लगेगी वो फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। अब जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है
तो देखो डेल्टा आर को मतलब वी को आप ऐसे लिख सकते हो ना, वेलोसिटी मतलब क्या, चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम। तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा, वी डेल्टा टी। मैंने आपको क्या बताया, फोर्स वेलोसिटी की परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। तो फोर्स यहाँ पर आर डेल्टा आर की जगह मैं लिख रहा हूँ वी डेल्टा टी। वी वेलोसिटी है, फोर्स भी यहाँ पर मतलब एफ फोर्स है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप एफ डॉट वी करोगे, देखो किन्हीं दो परपेंडिकुलर वेक्टर क्वांटिटी का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो हमेशा जीरो आता है। अब मैंने क्या बताया, फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है, तो जब आप यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, जीरो। ध्यान रखना, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। वर्कडन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है। हमने डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के टर्म में लिख लिया, तो फोर्स डॉट वी करोगे तो कितना आंसर आएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू masses 1 kg and 2 kg and 1 kg which are moving along the same straight line कोलाइड कर रहे हैं और एक सिंगल बॉडी बन रही है। मतलब हमारे पास मान लीजिए दो मास हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे और दोनों कंबाइंड करके एक सिंगल बॉडी फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, जो फाइनल बॉडी बनेगी उसका जो मास होगा वो इनके सम के बराबर ही होगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास m1 प्लस m2। अब इफ अ फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप द masses इंडिविजुअली बिफोर कोलिजन वुड ब्रिंग देम टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 1 and 2 मीटर। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर हम इसको स्टॉप करने लग जाएं तो हम इस पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ फोर्स लगाने के बाद ये डिस्टेंस 1 मीटर चलने के बाद रुक जा रहा है। और ये जो मास m2 है, m2 का मास है 1 kg, m1 है हमारे पास 2 kg। तो जो मास 1 kg का है उस पर भी सेम फोर्स लगाने पर, फोर्स दोनों में सेम लगा रहे हैं, लेकिन ये रुक रहा है 2 मीटर के बाद। तो अगर आगे बोला फाइंड द डिस्टेंस इन विच द कंबाइंड बॉडी वुड कम टू रेस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेम स्टॉपिंग फोर्स, कि अगर इस पर भी हम उतनी ही फोर्स लगाए तो ये कितने डिस्टेंस बाद रुकेगा, ये हमें पता करना है। तो देखो मैं एक इक्वेशन यहाँ पर यूज करूँगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। और एक इक्वेशन हम यूज करेंगे, जैसे ये दोनों मास हैं अभी कंबाइंड करके, लेकिन इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2। तो मान लेता हूँ जब ये कंबाइंड होंगे तो इसकी कुछ कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। अब वो कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला भी है। कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस में m2। अभी कैसा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करके। तो पहले हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर उसको हम यहाँ पुट करेंगे ताकि हमें फाइनल वेलोसिटी पता लग जाए। और फिर ये रिलेशन से हम डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे कि एस की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यहाँ पर बोला है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी रेस्ट में आ जा रही है, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई। इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया u, तो u1 का स्क्वायर, फिर क्योंकि रुक रही है तो रिटार्डेशन हो रहा होगा, तो माइनस के 2 इंटू एक्सेलरेशन a, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है यहाँ पर s1, ठीक है। तो u स्क्वायर u1 का स्क्वायर एक्चुअली हमें यहाँ से मिलेगा u1 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a इंटू में s1। आपको पता फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो u1 का स्क्वायर बराबर आएगा 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स अपॉन में मास m1 इंटू s1। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो u1 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 2 इंटू में f इंटू में s1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन m1 की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो u1 का स्क्वायर f के बराबर है, तो u1 कितना आ जाएगा रूट f। ऐसे हम u2 की वैल्यू निकालेंगे सेम फॉर्मूला यूज करके। मैं डायरेक्टली यहाँ से इस्तेमाल करता हूँ, तो u2 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस a इंटू में s2। तो u2 का स्क्वायर बराबर आएगा ट्वाइस एक्सीलरेशन को फोर्स अपॉन मास, तो m2 इंटू में s2। अब u2 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा ट्वाइस फोर्स को f रहने दो, मास कितना है इसका 1 इंटू इसका डिस्टेंस कितना है जिसके बाद ही रुक रहा है 2। तो u2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया ट्वाइस 2 इंटू 2 मतलब 4, तो इसको 4 लिख लेते हैं, 4 टाइम्स f। तो u2 का वैल्यू आएगी रूट 4f, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो u2 की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ रूट f। तो हमारे पास u1 और u2 दोनों की वेलोसिटी आ गई है।
अब देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि पी इनिशियल बराबर होगा पी फाइनल के। तो इसकी मास और वेलोसिटी हमें पता है m1 u1, इसका मोमेंटम हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 u2, और इसका मोमेंटम हो जाएगा इसका टोटल मास इंटू में इसकी टोटल वेलोसिटी। अच्छा, इसका जो टोटल मास होगा वो कितना होगा m1 प्लस m2, यानी कि 1 + 2, या हम इसको 3 kg भी लिख सकते हैं। तो देखो m1 कितना है, पहले मैं इस क्वेश्चन लिख देता हूँ। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर आएगा m1 प्लस m2 इंटू में कंबाइन होने के बाद इसकी जो कॉमन स्पीड है vc, VCM बोल रहा हूँ मैं उसको, VCM कॉमन लिख सकते हैं आप इसको। अब m1 कितना है हमारे पास, तो m1 की वैल्यू है 2 kg इंटू u1 हमने निकाला वो √f आया था, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू 1 इंटू में u2 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ √f। यहाँ पर m1 प्लस m2 होगा तो वो कितना है 2 + 1 मतलब 3, और ये कॉमन वेलोसिटी जो बाद में आएगी। अब देखो ये 2√f, ये भी 2√f, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू में 2√f और इक्वल टू 3v के बराबर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी 4/√f/3। तो ये आ गई कि जिस वेलोसिटी से ये मूव करेंगे, कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, वो वेलोसिटी आ गई। अभी हमें s निकालना है। तो देखो हमें s कब निकालना है, जब इसको हम कुछ फोर्स लगाए और वो रेस्ट पर आ जाए। तो यहाँ पर फिर से मैं ये इक्वेशन यूज करूँगा, v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जानी चाहिए फोर्स लगाने पर, 0। इनिशियल स्पीड हमें इसकी पता है कितनी है, 4√f/3, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस अब देखो फिर से क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो हम माइनस साइन लेंगे, ट्वाइस एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा इसका, इस पर जो फोर्स लग रही है अपॉन में इसका जो टोटल मास है mt लिख लेता हूँ मैं के लिए, और डिस्टेंस हमें निकालना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4√f/3 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस इंटू में f इंटू में s अपॉन में टोटल मास कितना हो जाएगा 3 kg। अब देखो इधर स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा 16 √f का स्क्वायर f अपॉन में 3 3 या 3 इंटू 3 लिख लो बस, ये 2f s अपॉन में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पर ये 16 का हाफ हो जाएगा 8, तो हमारे पास आएगा 8 अपॉन में 3, f से f कैंसिल कर दो तो s आ जाएगा। तो 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2.67 मीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस है 2.67 बाद ये जो बड़ी ऑब्जेक्ट था जो कि कंबाइन होकर के बना है वो आफ्टर डिस्टेंस 2.67 मीटर चलने के बाद रुक जाएगा, जब आप उस पर सेम फोर्स लगा रहे हो जो आप पहले लगा रहे थे उनको रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, टू सिमिलर वायर वाइब्रेट इन यूनिसॉन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 Hz. If the tension in one of the string is increased by x%, then two wire vibrate simultaneously. Then the 4 beats are produced per second. Find the value of x. देखो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ बीट्स का। बीट्स होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी f2 - f1, या डेल्टा f भी मैं इसको लिख सकता हूँ, और ये बीट यहाँ पर कितनी देर की 4। तो हमें ये तो पता लग गया कि जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी वो किसके बराबर है 4 के, हमें x निकालना है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2L√T/μ। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम टेंशन को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर T टेंशन होती है, म्यू मास डेंसिटी, L लेंथ। तो इस क्वेश्चन में हम टेंशन को चेंज कर रहे हैं x%, तो और डेल्टा f की वैल्यू 4 दे रखी है। तो देखो जब भी मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी है f√T पे डिपेंड कर रही है, तो इसका जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा डेल्टा f अपॉन में f, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा डेल्टा T अपॉन T। अब देखो फ्रीक्वेंसी T पर डिपेंड कर रही है, किस पर, रूट पर। तो जो पावर जिस भी पावर पर वो डिपेंड करती है ना, वो आगे मल्टीप्लाई में लिया 1/2। यही चीज़ हम एरर में भी करते हैं, जब हम रिलेटिव एरर निकालते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कौन चीज़ कितनी पावर पर डिपेंड कर रही है। तो जो रिलेटिव एरर होती है वो जितनी भी पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है, और इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो डेल्टा f/f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 डेल्टा T/t। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। सपोज कीजिए आप किसी चीज़ की वॉल्यूम मेजर कर रहे हो 4/3 πr³ स्फीयर की वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, और आपने रेडियस में कुछ एरर कर दी। लेट डेल्टा एरर जो डेल्टा आर जो है वो एरर है, रिलेटिव डेल्टा आर एरर है रेडियस मेजर करने में। तो जो रिलेटिव एरर होगी वॉल्यूम मेजर करने में वो 3 डेल्टा r/r पर डिपेंड करिए, मतलब ये हो जाएगा
वॉल्यूम के लिए, रिलेटिव वॉल्यूम निकालने के लिए। तो जो भी पावर होती है उसको हम आगे जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पर करी है। क्योंकि रूट पर डिपेंड करें तो रूट मतलब पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ गया। अब देखो डेल्टा एफ की वैल्यू हमें हमारे पास है। अच्छा, जो टेंशन है वो x% कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंशन है x% का मतलब हो गया कि x/100 तो यहाँ से डेल्टा t/t कितना आ जाएगा, x/100। बोला है कि टेंशन को x% इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेल्टा t जो होगा वो x% हो जाएगा t के। तो डेल्टा t/t की वैल्यू कितनी होगी, x/100। और डेल्टा f की वैल्यू कितनी है, 4। तो देखो यहाँ से सब वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा f की वैल्यू कितनी है, 4। f की वैल्यू कितनी है, 400 इक्वल टू 1/2। डेल्टा t/t की वैल्यू हमारे पास आ गई x/100। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये 4 है, ये 4 से 4 गया तो 1 बचेगा, ये 2 चले जाएगा ऊपर, तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x। और वही हमें फाइंड करना था, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज। देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिसको अगर आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो इसमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अब मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो जाई होगी ससेप्टिबिलिटी वो नेगेटिव होगी। अब सबसे पहले नेगेटिव देखते हैं कि ऑप्शन में कहाँ है। तो नेगेटिव सिर्फ 2 ऑप्शन में है। देखो नेगेटिव तो होगी साथ में बहुत कम भी रहती है, स्मॉल रहेगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, स्मॉल एंड नेगेटिव। ठीक है, ये डाया के लिए मैंने आपको बताया। अगर पैरा के लिए आता, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए अगर पूछा जाता ससेप्टिबिलिटी, तो उसके लिए हम कहते हैं कि स्मॉल होती और पॉजिटिव होती, क्योंकि उसमें फीजल मतलब बहुत कम मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। और अगर फेरो कहता, फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक की बहुत लार्ज होती और पॉजिटिव रहती। तो ये तीनों का आप ध्यान रखना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पहले भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। डाया के लिए स्मॉल नेगेटिव, पैरा के लिए स्मॉल बट पॉजिटिव, फेरो के लिए लार्ज बट पॉजिटिव, साई की वैल्यू, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 49, इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी दैट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न इज 16:1, मतलब हमें इंटेंसिटी लेट I1 एंड I2 है तो उसका रेशियो दे रखा है 16/1। देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी एग्जाम्स में। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बताना है। तो देखिए आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम डिपेंड करेगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर पर। भी A1 A2 क्या है, तो A1 A2 एम्पलीट्यूड होंगे। अब जैसे इंटेंसिटी आपको पता है, इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से A1 अपॉन A2 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/1 जब आप स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो रूट 16 मतलब 4/1। अब देखो A1 अपॉन A2 कितना आ गया, 4/1। अब या तो आप एक काम करो, यहाँ पर A1 अपॉन A2 रेशो बनाओ, वो आप कैसे कर सकते हो, A2 को कॉमन लेकर के, या फिर A1 अपॉन A2 को ऐसे मान लो कि ये 4x है और ये 1x है। कैसे भी करके आंसर आ जाएगा, देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, आसान वाला काम ये करते हैं कि यहाँ से A2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे से। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, A1 अपॉन A2 कॉमन लिया, तो यहाँ से मिलेगा आपको A1 अपॉन में A2 और ये प्लस 1। यहाँ पर A2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ से कितना मिलेगा, A1 अपॉन A2 माइनस 1 इसका स्क्वायर। तो A2 से तो A2 गया। अब देखो A1 अपॉन में A2 कितना है, 4 है, तो 4 प्लस 1 अपॉन में 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 और 1 5 अपॉन में 4 में से एक जाएगा 3, तो इसका स्क्वायर यानी कि 25/9 आंसर आ जाएगा, 25/9। अगर आप ऐसा ना करते तो आप ऐसे भी मान सकते हो कि A1 इक्वल टू 4x मान लो, A2 इक्वल टू x मान लो, मतलब 1x या x एक ही बात है। तो अगर आपको इस तरह से निकालना तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम हो जाएगा A1 प्लस A2, तो 4x प्लस x, 4x प्लस x, और A1 माइनस A2 तो 4x माइनस x का होल स्क्वायर। तो 4x ये हो गया 5x और माइनस करोगे तो 3x, x से x कैंसिल, तो ये फिर से 5/3 आ गया उसका स्क्वायर, और उसका स्क्वायर क्या आएगा 25/9। तो कैसे भी जैसे भी आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50, बोरॉन रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज्ड एज। देखो दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, एक तो बोरॉन रोड, तो बोरॉन रोड का इस्तेमाल किया जाता है
एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन। इसके अलावा हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं एज अ मॉडरेटर, और हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं टू स्लो डाउन स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप तीनों का ध्यान रखें, हालांकि इसमें बोरॉन पूछा था तो इसका आंसर सामने है आपके, एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 41 से 50। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 51 से 60, और वो हमारा पार्ट 6 होगा, और वो भी लास्ट पार्ट होगा। ये हमारा 5th पार्ट था।